होते हैं। जब भी कोई ऐसा टॉपिक आए कि भाई इसको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स बताइए, तो इसका मतलब ये है कि हमें वो सारे के सारे फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी भी और कीमतें घटेंगी भी। यहाँ पे बढ़ने वाले और घटने वाले दोनों फैक्टर बताने हैं। और फिर कह रहा है योजना काल में कीमतों की प्रवृत्ति कैसी रही है समझाइए। योजना काल क्या होता है? भारत अब तक 12 5 ईयर प्लान को अपना चुका है। पहला हमने 1 अप्रैल 1951 को अपनाया था और 12वां प्लान जो है वो 2017 में जो है ख़त्म हुआ है। तो अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर कीमतों पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, कीमतें बढ़ी हैं घटी हैं, ये हमें जो है इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो इसके आपके पास दो तरीके के जुगाड़ हैं। हमने कल इन्फ्लेशन वाला पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे केवल कीमत बढ़ने वाले थे, कीमत घटने वाले नहीं थे। ठीक है, मैंने बोला कीमतों को प्रभावित करने वालों में आपको बढ़ने और घटने दोनों लिखने हैं। तो अगर एक तरीका तो ये है कि अगर आपको याद भी ना हो ये क्वेश्चन, तो आप चाहो तो वो जो बढ़ने वाले हमने वहाँ पे पढ़े हैं वही आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो, पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो इन्फ्लेशन वाले ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है कि भाई कीमतों को, भाई कीमत डिसाइड ही किससे होती है? डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होती है। तो कीमत को प्रभावित भी कौन करेगा? कीमत को प्रभावित भी जो है वो डिमांड और सप्लाई ही करेंगे। तो जो भी कारक है उसको हम दो में बांट सकते हैं, या तो मांग पक्ष में या पूर्ति पक्ष में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मांग पक्ष की। हमें मांग पक्ष के अंदर वो सारे के सारे फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है, और पूर्ति पक्ष में वो सारे के सारे फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से पूर्ति घट रही है। क्योंकि जब पूर्ति घटती है तो यहाँ तो फिलहाल कीमत को प्रभावित करने वाले बताने हैं, तो वो सारे फैक्टर जिनकी वजह से पूर्ति बढ़ेगी या पूर्ति घटेगी, या वो सारे फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी या डिमांड घटेगी, वो सब बताने हैं जिनकी वजह से कीमत प्रभावित होगी, कीमत या तो बढ़ेगी या घटेगी। तो अगर आपको वो वाले लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो, उससे वो केवल कीमत बढ़ने की है। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले लिखा हुआ है कि भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्रीमेंट हो रही है बहुत ज़्यादा। लोक व्यय का मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर। कह रहा है भाई जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से जो है अब तक इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रही है। पहले 1960 से 1961 की अगर बात करें तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जीडीपी का केवल 15% था, लेकिन 1970 में ये 17% हो गया, 80 में इतना हो गया, 90 में इतना हो गया, और 2006-07 की बात करें तो ये बढ़कर जो है 27.8% जो है वो हो चुका है। मतलब कि लोग गुड्स एंड सर्विसेज पे, या सरकार जो भी अर्थव्यवस्था के अंदर जितनी भी वस्तुएं है उस पर जो खर्चा हो रहा है वो जो है बहुत ही दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। डिमांड जो है वो ग्रेटर देन जो है हर जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो है एक्सपेंडिचर भी जो है वो बढ़ता जा रहा है, सबसे पहला। दूसरा जो है वो है हीनार्थ प्रबंध। तो इसका मतलब वही, अगर ये वर्ड आपको याद ना हो, बार बार आता है ये वर्ड, इसको आप घाटे की वित्त व्यवस्था लिख सकते हो। अब ये पॉइंट वहाँ पे भी था, देख लीजिए आप। ठीक है, घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या मतलब होता है? जब सरकार अपने बजट के अंदर घाटे के बजट को अपना लेती है। घाटे का बजट क्या होता है? जब पैसे कम आ रहे होते हैं सरकार के पास और सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही होती है तो उसको घाटे का बजट कहते हैं। तो इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है? इस घाटे को पूरा करने के लिए वो आरबीआई से लोन लेती है, और अगर आरबीआई के पास पैसे नहीं होते तो आरबीआई नए नोट छाप के सरकार को लोन दे देता है। तो जब नए नोट छपते हैं तो उससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से महंगाई होती है और कीमतों के अंदर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिलती है। तो इसी को ही हीनार्थ प्रबंध कहते हैं, या घाटे की वित्त व्यवस्था भी आप लिख सकते हो अगर ये वर्ड आपको याद ना हो तो। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का होना, ये भी पॉइंट वहाँ पे था इन्फ्लेशन के अंदर। तो जब जनसंख्या बढ़ती है तो इससे क्या होता है, अगर जनसंख्या बढ़ेगी और आपके गुड्स एंड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो उसके अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड है,
और जो जनसंख्या है वो मान लो गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर जो इंक्रीमेंट हो रही है वो हो रही है 2%, जनसंख्या बढ़ रही है 8% से। तो भाई जो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो डिमांड का है प्रेशर है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। अब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों को खाने के लिए चाहिए, वस्तुएं चाहिए, सेवाएं चाहिए, हर चीज़ चाहिए, लेकिन वो है नहीं उतनी मात्रा के अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस बढ़ने लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि अशोक मेहता के शब्दों में हम लोग कृषि में तो 2 योजना पीछे हैं परंतु जनसंख्या में 1 योजना आगे है। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है इसने यहाँ पे, कह रहा है हम कृषि में तो 2 योजना पीछे हैं परंतु जनसंख्या में 1 योजना आगे है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्लानिंग के अकॉर्डिंगली जैसा हमने प्लान किया था, 5 ईयर प्लान की बात कर रहा है, पंचवर्षीय योजना की बात कर रहा है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जिस तरीके की परफॉर्मेंस रहनी चाहिए थी प्लान के अकॉर्डिंगली, अभी हम उसके अकॉर्डिंगली तो 2 प्लान पीछे हैं, मतलब कि परफॉर्मेंस बेकार है, जैसी होनी चाहिए थी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वैसी परफॉर्मेंस नहीं है प्लान के अकॉर्डिंगली, और जनसंख्या जैसी होनी चाहिए थी प्लान के अकॉर्डिंगली वो उससे 1 कदम आगे है। तो भाई आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे हम 2 कदम पीछे हैं, यहाँ हम 2 कदम आगे हैं। कृषि क्या करता है, हमको फूड आइटम जो है अवेलेबल कराता है, गेहूँ, चावल, चना, दालें ये अवेलेबल कराता है। यहाँ हम पीछे हैं वहाँ आगे हैं, तो सिंपल सी बात है डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाती है। इसके साथ साथ कह रहा है वेतन में वृद्धि। वेतन में वृद्धि का क्या मतलब है, कीमत वृद्धि के कारण कर्मचारियों द्वारा वेतन तथा मजदूरी को बढ़ाए जाने की मांग की जाती है। वेतन वृद्धि के कारण पुनः कीमतें बढ़ती हैं। बेटे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको जो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जो कर्मचारी होते हैं, जब वो जो कर्मचारी होते हैं कोई भी किसी भी सेक्टर के अंदर हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, वो क्या करते हैं, ज़्यादा सैलरी की डिमांड करते हैं, ज़्यादा वेजेस एंड सैलरी की डिमांड करते हैं, ठीक है, चाहे किसी भी कैटेगरी का बंदा हो। और क्यों डिमांड करते हैं वो ज़्यादा, वो डिमांड वो कहते हैं भाई हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी में इंक्रीमेंट करो, हमारा इस सैलरी में पूरा नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो और क्यों नहीं पड़ रहा पूरा, क्योंकि बाहर महंगाई हो रही है, इस वजह से। देखो इसको आप एक कॉन्सेप्ट से समझेंगे। ये क्या होता है, मान लीजिए मार्केट के अंदर जो है मुद्रास्फीति हो रही है, ठीक है, मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई चल रही है मार्केट के अंदर। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो मज़दूर होते हैं, ठीक है, जो वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई हमें जो है ज़्यादा सैलरी एंड वेजेस चाहिए, क्योंकि हमारा उतनी सैलरी में पूरा नहीं पड़ रहा, हमारे जो है महीने का राशन नहीं आ पा रहा, ठीक है। तो अब जब वो ज़्यादा सैलरी की डिमांड करेंगे तो जो ओनर है उसको देनी पड़ेगी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अब जो ओनर है वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा था, वो जो उत्पादक है, अब पहले का कंपैरिजन में ज़्यादा कॉस्टिंग जा रही है, तो भाई इससे अब लागत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी प्रोडक्शन की। और अगर प्रोडक्शन की लागत बढ़ जाएगी तो वस्तुएं सेवाएं पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, महंगी बिकेंगी, क्योंकि प्रोडक्ट अब पहले के कंपैरिजन में महंगा बिक रहा है, तो इनकी जो कीमतें हैं वो और बढ़ जाएंगी। तो कीमतों का बढ़ना ही क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन। और कीमतें क्यों बढ़ी, क्योंकि मुद्रास्फीति थी। तो ये एक सर्कल होता है जो ये चलता रहता है, क्योंकि मार्केट में इन्फ्लेशन है तो मज़दूर ज़्यादा सैलरी की डिमांड करते हैं, वो अगर देगा तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, कॉस्टिंग बढ़ेगी तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस फिर से बढ़ जाएंगे। और उन्होंने डिमांड क्यों करी थी ज़्यादा, क्योंकि इन्फ्लेशन थी, इस वजह से। तो ये एक सर्कल होता है, इसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। फिर अगला है अन्य कारण जिसकी वजह से हो रहा है, सरकार के खर्चों में अधिकता। सरकार जो है कुछ ज़्यादा ही अननेसेसरी खर्चे करने लग गई है, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, ये भी वहाँ पे था। या मौद्रिक आय में वृद्धि, इन्फ्लेशन वाला ही है, लोगों की इनकम में कैसे कैसे इंक्रीमेंट होती है, इसके कलम में रीज़न पड़े हैं। या काले धन के कारण कीमतों में वृद्धि।
तो आप यहाँ पे देख लीजिए मोस्टली जो 4-5 इसने रीज़न लिख रखे हैं यहाँ पे, और मोस्टली जो रीज़न्स है ना वो वही वाले हैं इन्फ्लेशन वाले। घटाने वाले इसने यहाँ पे नहीं लिख रखे हैं, मोस्टली इसने यहाँ पे बढ़ाने वाले ही लिखे हैं। तो अगर है तो वही पॉइंट, ये भी वही है, ये भी वही है, अन्य कारण के अंदर ये भी वही लिखे हुए हैं सारे के सारे। तो आप चाहो तो वो वाले पॉइंट जो हमने कल पढ़े थे वही आप सारे के सारे लिख सकते हो। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्ति पक्ष। पूर्ति पक्ष के अंदर क्या क्या लिख रखा है? कृषि उत्पादकता का धीमी गति से बढ़ना। जैसे ऊपर अभी उसने बोला कि भाई हमें कृषि के अंदर प्लान के अकॉर्डिंगली जहाँ पर होना चाहिए था हम उससे तो 2 कदम पीछे हैं। मतलब जितनी प्रोडक्शन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होनी चाहिए थी प्लान के अकॉर्डिंगली वैसी नहीं हो रही है। भारतीय कृषि में आज भी आदानों की कमी है। हरित क्रांति को अच्छी सफलता नहीं मिली। उत्पादन में वृद्धि की दर जो है वो बहुत ही कम है। हरित क्रांति का मतलब क्या होता है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। 1950 में जब हम आज़ाद हुए थे तो उसके बाद हर सेक्टर की, चाहे प्राइमरी सेकेंडरी सर्विस, हर सेक्टर की जो है परफॉर्मेंस वो बहुत ही ज़्यादा डाउन थी। तो धीरे धीरे करके 1966 में हमने क्या करा, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने हरित क्रांति को जो है अडॉप्ट किया था। हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का मतलब क्या होता है? हरित का मतलब होता है फसलें, और क्रांति का मतलब होता है वृद्धि करना। ठीक है, तो फसल के उत्पादन में वृद्धि करना क्या कहलाता है? हरित क्रांति कहलाता है। तो जब हमने 1966 में इसको अडॉप्ट किया था तब तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने के लिए मिली, लेकिन अब इतना टाइम बीत चुका है तो अब हमें जो है दूसरी हरित क्रांति की ज़रूरत है अगर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमको इंक्रीमेंट करनी है, क्योंकि पहले वाले को बहुत ही ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब इसके प्रभाव धीरे धीरे ख़त्म ही हो गए हैं, ना के बराबर है। लेकिन जब हमने इसको अडॉप्ट किया था इसी की वजह से भारत जो है, पहले हम जो है जितनी भी खाद्यान्न की फसलें होती हैं जैसे कि गेहूँ, चावल, ये वाली फूड क्रॉप्स जो होती है पहले हम दूसरे देशों से लेते थे, अमेरिका से लेते थे हम पहले। लेकिन हरित क्रांति की वजह से आज हम इसके उसमें आत्मनिर्भर हो गए हैं। आज हमारे पास इनके स्टॉक हैं। तो और इनके बट इतने भी नहीं हैं, और करने के लिए हमें जो है इसके अंदर कैसे भी करके प्रोडक्शन को तो बढ़ाना पड़ेगा, दूसरी हरित क्रांति को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की परफॉर्मेंस, भाई सप्लाई कौन करता है? सप्लाई करेगा प्राइमरी सेकेंडरी सर्विस। तो प्राइमरी की भी परफॉर्मेंस ख़राब है, सेकेंडरी की भी परफॉर्मेंस ख़राब है। दोनों की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या है? लो है। भारत की आधारभूत संरचना कमज़ोर है तथा पूंजी निर्माण की धीमी गति, कोयले की कमी, पूंजीगत वस्तुओं का आयात होता है जिससे कि उत्पादकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सेकेंडरी सेक्टर क्यों परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा अच्छी? सेकेंडरी सेक्टर इसलिए नहीं कर पा रहा, आधारभूत संरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2 तरीके की चीज़ें आती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर 2 तरीके का होता है, एक होता है इकोनॉमिक और एक होता है सोशल। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक संरचना और सोशल का होता है सामाजिक। इसके अंदर क्या क्या आता है? इसके अंदर आता है रोड, ब्रिज, ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, एंड सबसे इम्पोर्टेंट ऊर्जा, पावर, जिससे सब चीज़ें चलती हैं। तो मशीनें तो इससे ही चलेंगी, तो ये आती है इसके अंदर। सोशल के अंदर क्या आता है? सोशल के अंदर आता है शिक्षा, स्वास्थ्य, ये इसके अंदर आते हैं। तो इन सब चीज़ों की क्या है? कमी है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर के लिए मोस्टली इकोनॉमिकल चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं, लेकिन इंडिया के अंदर इन सब चीज़ों का अभाव है। और पूंजी निर्माण की धीमी गति, तो पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है? पूंजी निर्माण का मतलब होता है जब लोग बचत करते हैं, इनकम का कुछ पोर्शन या तो भोग हो जाता है या बचत हो जाता है। जब लोग बचत करते हैं तो वही बचत आगे क्या होती है? निवेश होती है, और निवेश को ही पूंजी निर्माण का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना। लेकिन जब लोग बचत ही नहीं करेंगे तो निवेश भी नहीं होगा, तो पूंजी निर्माण भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो और जब पूंजी निर्माण ही नहीं होगा तो सेकेंडरी सेक्टर डेवलप कैसे करेगा? कोयले की कमी है, जो पूंजीगत वस्तुएं हैं उसका हम दूसरे देशों से आयात करते हैं। पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती है? जैसे कि वो वस्तुएं जिसकी मदद से हम दूसरी वस्तुएं बनाते हैं जो उत्पादन की प्रक्रिया में कई साल तक चलती है, जैसे कि मशीन।
मशीन की मदद से हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो ऐसी वस्तुएं हम दूसरे देशों से लेते हैं, खुद हमारे पास खुद की नहीं है। तीसरा क्या लिखा हुआ है, प्रबंधित मूल्य। भारत सरकार डाक व रेल किराया, कोयला, लोहा, एल्युमिनियम में वृद्धि करती है, जिससे और वस्तुएं भी क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। पहले के कंपैरिजन में और अब के कंपैरिजन में देख लीजिए, पहले कोयला कितने का मिलता था, अब कितने का मिलता है। पहले रेल का किराया कितना था, अब कितने का है। पहले लोहा, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होती है कहीं ना कहीं। तो जब रॉ मटेरियल ही महंगा मिलेगा तो भाई सिंपल सी बात है, आगे गुड्स एंड सर्विसेज भी महंगे मिलेंगे। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। पेट्रोल पदार्थों में वृद्धि, तो पेट्रोल पदार्थों में वृद्धि, पेट्रोल ने सेंचुरी लगा दी है। तो पेट्रोल ने सेंचुरी लगा दी है तो उससे रिलेटेड जितने प्रोडक्ट हैं उन्होंने भी सेंचुरी लगाने की कगार पर आ चुके हैं। अन्य कारण के अंदर उत्पादन व विनिर्माण लागतों में वृद्धि होना, या राजनीतिक व भ्रष्टाचार, ये आप छोड़ सकते हो, इतना याद नहीं करना आपको। तो आप चाहो तो इसके अंदर पूर्ति वाले थोड़े से अलग है, लेकिन पूर्ति वाले में भी अगर हम वहाँ के देखें जो हमने वहाँ पे पढ़े थे 5 वाले क्वेश्चन में, तो वाले भी आप यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, इतना चल जाएगा। अब हमें ये बताना है कि भाई डिफरेंट प्लान्स के अंदर कीमतें बढ़ी हैं या कीमतें घटी हैं। पहले तो आपको योजना काल पता होना चाहिए, योजना काल क्या है। योजना काल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पहला जो प्लान है वो 1 अप्रैल 1951 में हमने अडॉप्ट किया था, ठीक है। 5 साल का होता है और ख़त्म हो जाता है 31 मार्च 1956 को। ये पहले का टाइम पीरियड है, पहले प्लान का 5 साल का होता है। 51 से 56, फिर ऐसे ही 56 से 61, फिर ऐसे ही 61 से 66, ऐसे चलता है 5-5 सालों के। और लास्ट जो प्लान है वो 2012 से लेके 2017 था, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2051 से लेके 2017 तक ये जो टाइम पीरियड है इसको योजना काल कहते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, 5-5 सालों के, इसके बीच में 1-1 साल वाले भी है, 2-2 साल वाले भी है, 3-3 साल वाले भी प्लान्स हैं। तो इनमें हम क्या करते हैं, टारगेट सेट कर लेते हैं कि भाई आने वाले 5 सालों के अंदर, आने वाले 3 सालों के अंदर हमें जो है इन उद्देश्यों को अचीव करना है। तो कह रहा है योजना काल में कीमत की प्रवृत्तियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। मतलब कह रहा है इसकी स्टडी हम 2 टाइम पीरियड में कर सकते हैं, एक तो 1951 से लेके 1981 तक, और दूसरा 1981 से लेके आज तक, अभी तक 2 टाइम पीरियड में ये कर रहा है। पहले कह रहा है प्रथम काल की हम बात कर रहे हैं 1951 से लेके 1981 तक, बाद में हम बात करेंगे 1981 से अभी तक की बातें कि कीमतें कितनी बढ़ी हैं, कीमतें घटी है। पहले कह रहा है प्रथम काल की देखते हैं। प्रथम काल कौन सा, ये वाला 1951 से 1981 तक में क्या क्या हुआ है। कह रहा है थोक कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि। थोक कीमतों का मतलब क्या होता है, ये होता है होलसेल प्राइस। होलसेल प्राइस का मतलब क्या होता है, भाई आपने 11वीं में भी पढ़ा होगा शायद। एक होता है थोक व्यापारी, एक होता है फुटकर व्यापारी, और एक होता है रिटेलर। होलसेलर कौन होता है, जो बल्क में माल बेचता है, ठीक है। रिटेलर कौन होता है, जैसे हमारे घर के नीचे जो शॉप्स होती है वो रिटेलर्स होते हैं, लेकिन जब बल्क में क्वांटिटी मिलती है वो होता है थोक। तो कह रहा है वर्ष 65 से अर्थव्यवस्था में विकट परिस्थितियाँ थी। 72 से 73, 74 से 75 के मध्य में मुद्रास्फीति की स्थिति थी। 1971 और 1972 में थोक कीमतों का सूचकांक इतना था, जो कि वर्ष में बढ़ के इतना हो गया। वर्ष 72-73 में साधारण कीमत स्तर में इतनी वृद्धि हुई और 73-74 में यह कीमत स्तर बढ़कर इतना हो गया। देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से जो आपको लिखना है ये डेटा का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे आपको डेटा को यूज़ करना पड़ेगा कि भाई इस टाइम पीरियड में इतनी थी, इस टाइम पीरियड में इतनी थी। लेकिन क्वेश्चन ये है इतने कैसे याद रखेंगे भाई डेटा को। तो आपको क्या करना है, आपको मेन चीज़ें ध्यान रखनी है। इतना डेटा तो कोई भी याद नहीं रख पाएगा, अभी तो और भी आएगा आगे। जैसे कि लाइक यहाँ से याद कर लीजिए, वैसे आपका हेडिंग है ये, तो बस ये वाली लाइन याद कर लीजिए। 1951 में इतना था, 74 में इतना हो गया, बस ख़त्म बात। फिर दूसरा सामान्य कीमत स्तर, उस इतना याद कर लीजिए।
क्या कहते हैं, सामान्य कीमत इस यहाँ से याद कर लीजिए, 1979 में इतना था, 1981 में इतना हो गया। बस दो डेटा याद कर लीजिए। इतना डेटा किसी को याद नहीं होता है और ना ही याद रहेगा, लेकिन डेटा इसमें आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर डेटा के ही नंबर हैं लिखने के। तो पहला कह रहा है भाई होलसेल प्राइस के अंदर जो है इंक्रीमेंट हमको देखने के लिए मिली है, वो है होलसेल प्राइस। अब दूसरा क्या बता रहा है, कीमत स्तर में साधारण वृद्धि, मतलब कि इन्फ्लेशन की बात कर रहा है यहाँ पे। कीमत स्तर में जो है साधारण वृद्धि वर्ष 1956 से लेकर 63-64 अवधि की में देखने के लिए मिली। सामान्य कीमत इस वर्ष में लगभग 5.1% की वार्षिक दर से जो है वो बढ़ रहा था। अर्थव्यवस्था में अल्पकाल कीमतों में वृद्धि का कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु दीर्घकालीन कीमतों में वृद्धि में संचय प्रभाव की स्थिति काफ़ी गंभीर हो सकती है। इसका मतलब क्या है कहने का, कह रहा है कि भाई हर साल इन्फ्लेशन की बात कर रहा है, मुद्रास्फीति की, कह रहा है इस टाइम पीरियड से लेके इस टाइम पीरियड तक ना हर साल कीमतें जो हैं वो 5% की दर से बढ़ रही थी। 5% की, मतलब ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कि जो चीज़ अगर आज 100 रुपये की मिल रही है तो अगले साल 105 की मिलेगी, और अगले साल 110 की मिलेगी, और अगले साल 115 की मिलेगी। हर साल 5% की इंक्रीमेंट जो है वो देखने के लिए मिल रही थी। तो कह रहा है इन्फ्लेशन का शॉर्ट टर्म में तो इतना ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता। शॉर्ट टर्म का मतलब चलो आज मैं पेट्रोल 100 रुपये लीटर भरवा रहा हूँ, अगले साल 105 डलवा लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई अगर ऐसे ही चलता रहेगा 100, 105, 110, 115, तो आज से 10 साल बाद तो वो 150 रुपये पहुँच जाएगा, और होना ही है ये, और होके रहेगा ये 120, ये तो चल ही रहा है। तो कह रहा है लॉन्ग टर्म में तो इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, शॉर्ट टर्म में इतना इफेक्ट इसका देखने के लिए नहीं मिलता। तो प्राइस भी उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे थे, 5% हर साल। कीमत स्तर में गिरावट जो है केवल प्रथम पंचवर्षीय योजना तक ही रही। जो पहला प्लान हमने अपनाया था 51 से लेके 56 तक, कह रहा है सिर्फ उसी में ही कीमतें गिरी हैं, उसके अलावा आज तक कीमत ही नहीं गिरी। थोक कीमतों का सूचकांक 1955 से लेकर 1956 तक 74 हो गया था, जबकि 1950 से लेकर 1951 में इतना था ये। द्वितीय योजना के प्रारंभ में कीमतें फिर से बढ़ने लगी और तब से लेकर आज तक कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है, कभी कमी हुई ही नहीं है इसके अंदर। तो ये अच्छा पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि केवल फर्स्ट 5 ईयर प्लान ही ऐसा है जिसमें कीमतें घटी थी। इसके अलावा 11 प्लान कह सकते हैं, क्योंकि टोटल हमने अब तक 12 अपना रखे हैं। टोटल 12 में से केवल पहला ही ऐसा है जिसमें कीमतें घटी थी, उसके आज तक कीमत ही नहीं घटी है। ये वाला जो पॉइंट है, 3 पॉइंट, ये कौन से टाइम पीरियड के हैं, ये है 1951 से लेके 1981 तक। अब कह रहा है वर्ष 1981-82 में कीमतों में वृद्धि। इस टाइम पे क्या हुआ था देखिए यहाँ पे आई थिंक कुछ गलती लिखी, मेरे को लग रहा है गलत है यहाँ पे, एक मिनट रुको ज़रा। यहाँ 82 नहीं आएगा बेटा, यहाँ ना शायद 2012 आना चाहिए, 2012 या 2012 आना चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ नहीं आएगा। 81-82 की नहीं, दूसरे टाइम पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो दूसरे टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ, देखिए दूसरे टाइम पीरियड के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो मंदी है वो कब कब आई थी। सबसे पहली बात तो जो खतरनाक टाइम पीरियड है वो है, एक तो है 1929, इसको तो विश्व की महामंदी कहते हैं। उसके बाद जो है 1970 में भी जो है इन्फ्लेशन देखने के लिए मिली थी, और उसके बाद जो है 2008 में भी जो है इन्फ्लेशन हमको देखने के लिए मिली थी। ठीक है, एक मिनट रुकिए ज़रा। अब जो है ये देखिए क्या कह रहा है 2008 में क्या हुआ था, मार्च 2008 में स्फीति की जो दर है ना वो 8.02% जो है वो हो गई थी, जो कि बहुत ही चिंताजनक थी। 2008 में भी जो है बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी। स्फीति पर नियंत्रण करने हेतु रिजर्व बैंक ने नकद कोष अनुपात को 2 चरणों में
26 अप्रैल 2008 तथा 10 मई से इसने से इतना कर दिया, जिससे 18,500 करोड़ रुपए की राशि मुद्रा व्यवस्था में से मिलने की संभावना थी। और 29 अप्रैल 2008 को वित्त मंत्री ने स्फीतिकारी प्रवृत्तियों पर निरंतर हेतु, देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, नगद कोष अनुपात क्या होता है, ये होता है CRR। CRR का मतलब क्या होता है, CRR का मतलब ये होता है कि पहले भी मैंने आपको बताया है, जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, हम लोगों को लोन देते हैं। तो RBI कमर्शियल बैंक के पास जितना भी पैसा आए ना, उस चाहे तो उसके बस चले तो सारा का सारा पैसा लोन में चढ़ा दे और उस पर ब्याज कमाए, लेकिन RBI ऐसा होने नहीं देता। RBI के पास टूल्स होते हैं, CRR, SLR, रेपो रेट। तो वो क्या करता है, इन टूल की मदद से कमर्शियल बैंक के ऊपर कंट्रोल करके रखता है कि भाई तू लोन नहीं देगा सारा का सारा पैसा, क्योंकि अगर वो लोन में दे देगा तो लोगों के पास ज़्यादा पैसे आ जाएंगे और लोग डिमांड करेंगे फिर, और डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो CRR क्या होता है, जो सभी कमर्शियल बैंकों को अपनी टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंट RBI के पास जो सबमिट करना पड़ता है वो CRR होता है। तो जब वो CRR बढ़ा देगा तो कमर्शियल बैंकों को ज़्यादा पैसा इसको देना पड़ेगा, और देना पड़ेगा कंपलसरी है लीगली। तो अगर जब वो इसको ज़्यादा पैसे देगा तो इसके पास कम पैसे रह जाएंगे, और जब इसके पास कम पैसे रह जाएंगे तो लोन कम जाएगा और डिमांड कम होगी। तो इस सिचुएशन 2008 की सिचुएशन को ठीक करने के लिए RBI ने क्या करा, CRR को ही जो है बढ़ा दिया, ताकि कमर्शियल बैंकों के पास जो है क्या रहे, कम पैसे रहे और कम जो है वो लोगों को लोन दे, जिससे कि डिमांड के अंदर इंक्रीमेंट ना हो सके। देखो ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ऐसा ही है, बोर भी हो रहे होगे तो ऐसा ही है, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, इसलिए मैं इसको पढ़ा नहीं रहा था। इसके साथ साथ दूसरा जो है, कहाँ से पढ़ रहे थे, दूसरा जो है वो है स्फीति कीमतों की वृद्धि की ऊंची दरें। 1981 से लेके 1994 तक के बीच कीमतों में वृद्धि जो है वो वार्षिक दर इतनी थी। 1990 से 1991 में जब थोक कीमतों में 12% की वृद्धि हुई, जो कि चिंताजनक थी, तो मुद्रास्फीति की दर और ज़्यादा ऊपर उठी और 13.7% पहुँच गई, और इसमें कीमत स्तर इतनी हो गई। देखिए आपको ये ध्यान रखना है, 1990 में और 1991 में ये कीमत जो है इतनी कैसे पहुंच गई, ऐसा क्या हो गया था, इतनी ऊपर ये कैसे पहुंच गई, 13.7, 12%। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1991 हमने क्या करा था, 1950 से लेके 1990 तक हम जिस प्लेटफॉर्म को अपनाते थे, हमने आयात प्रतिस्थापन की नीति को अपना रखा था, हमने उद्योगों के अंदर भी कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे, दूसरे देशों को भी हम अपने देश के अंदर, दूसरे देशों की कंपनियों को भी हम अपने देश के अंदर इन्वेस्ट नहीं करने देते थे। तो जिसकी वजह से 1990 जब आया तो इन 40 सालों में हमने जिस भी ट्रैक को अपनाया, 1990 तक आते आते हमारे हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे। इंडिया को इतना विदेशी मुद्रा कम हो गई थी कि अगर हमें दूसरे देशों से कुछ ख़रीदना है तो उस तक के पैसे नहीं थे। तो उसके बाद हमने महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही थी, भुगतान शेष के अंदर घाटा चल रहा था। तो उसके बाद जब सरकार को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई हम जिस ट्रैक पे चल रहे हैं वो सही नहीं है, उसके बाद हमने इसको चेंज करा और 1991 में नई आर्थिक नीति को अपनाया, जिसको हम LPG के नाम से भी जो है जानते हैं। उस टाइम पे इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, लेकिन प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो रही थी उस टाइम पे। ऐसा नहीं है कि उत्पादन में कमी हो रही थी इस वजह से प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हो रही थी, नहीं, उत्पादन भी सही हो रहा था, लेकिन फिर भी जो है प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रही थी। और लास्ट है कीमतों में साधारण वृद्धि। 1995 में 1996 में मुद्रास्फीति के नियंत्रण में होने के कारण मई 1996 में स्फीति की जो दर है वो 5% थी। सितंबर में स्फीति की दर इतनी थी। बढ़ोतरी के कारण फल, खाद, तेल की कीमतों की और प्राथमिक वस्तुओं में अधिक मात्रा में वृद्धि हुई। इतना डेटा आपको याद नहीं करना, आपको बस ये ध्यान रखना है, भारत में यदि मुद्रास्फीति की दर रहती है तो इसे उपयुक्त समझा जाता है। ज़्यादा डेटा आपसे भी याद नहीं होगा और इतना भी ध्यान में जो है नहीं रखा जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो क्वेश्चन है ये पूरा डेटा का क्वेश्चन है।
किस्मत ख़राब हो सकती है, तो आ सकता है कि भाई योजना काल में जो है कैसे प्राइस रहे हैं बताइए, बट इतना ध्यान नहीं रखना। जैसा मैंने आपको बताया कैसे कैसे लर्न करना है, बस उतना ही लर्न कर लीजिएगा।